Good Morning. morning, sir. Alert from updates of Good morning, sir. अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं यार, है ना? आगे बढ़ें क्या? 1-2 मिनट वेट करें। सर 1-2 मिनट वेट कर लो। क्लास 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं यार। ज्यादा समझ में आ गया था कि अगर मुझे हाँ किसी भी अगर उनको जब काइनेटिक एनर्जी तो किसी भी रेफरेंस पे डिपेंड करेगी नहीं कि मैंने रेफरेंस जीरो काइनेटिक एनर्जी का कोई जीरो रेफरेंस होता नहीं है ना? अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का कोई रेफरेंस डिफाइन कर दूं कि कहाँ जीरो लेनी है, तो हमने अभी तक जो स्टैंडर्ड किया था उसमें इन्फिनिटी को जीरो मानते हुए आप ना जो पोटेंशियल लिखते हो माइनस के Q1 Q2 बाय R लिखते हो सिंपली। ठीक है, अब मैंने रेफरेंस चेंज किया तो जिसको भी रेफरेंस मैंने जीरो किया है मुझे बस ये याद रखना है कि उसका जो डिफरेंस है बाकी के साथ वो मेंटेन होना चाहिए, वो चेंज होना चाहिए। चाहे मैं इन्फिनिटी को जीरो मानूं, चाहे मैं n1 को जीरो मानूं, चाहे मैं 2 को जीरो मानूं, कुछ भी मानूं। तो सपोज करो जैसे इस प्रॉब्लम में n2 को जीरो माना था, तो जीरो मानने के लिए अगर उसको मैंने 6.8 ऐड किया तो हर एक में आप 6.8 ऐड करो ताकि इससे कि डिफरेंस में कुछ चेंज ना आए। अब पोटेंशियल एनर्जी में कुछ अमाउंट ऐड हुई है तो वो टोटल एनर्जी में भी रिफ्लेक्ट होगी। अगला टॉपिक लिखिए एटॉमिक कोलिजन। एटॉमिक कोलिजन इसमें क्या है बेसिकली कोई आपके पास हाइड्रोजन एटम होगा या कोई भी और एटम होगा जिसकी एनर्जी लेवल हमें पता है। तो बेसिकली अभी तक हमें हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक जो भी आपके पास एटम्स है, हाइड्रोजन हो गया या हीलियम प्लस हो गया या लिथियम प्लस 2 हो गया, इनके एनर्जी लेवल्स पता है। तो कोई भी एक ऐसा एटम जिसकी एनर्जी लेवल्स मुझे पता है, उससे अगर कोई भी पार्टिकल टकराता है तो आपको बस ये बताना होता है कि भाई टकराने के बाद कोलिजन होगी वो इलास्टिक होगी या इनलास्टिक होगी। अच्छा, या जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया है तो कौन सी एक्साइटेड स्टेट में वो चला गया है उस पर बेस्ड है। चलो अभी देखो अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, ये नया टॉपिक स्टार्ट करना है, 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। Sir,
चलो म्यूट पे मान लो आपके पास ऐसा कोलिजन जैसे ना हाइड्रोजन की बात करते हैं, मान लो आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है, राइट? ठीक है, मास m है और उससे आके एक न्यूट्रॉन आके टकराता है, मान लो न्यूटन की वेलोसिटी है भी, हाइड्रोजन का मास m है तो न्यूट्रॉन का मास भी क्या है, m है। अप्रोक्सीमेटली दोनों का मास बराबर है क्या? यस सर। क्योंकि हाइड्रोजन में देखोगे तो प्रोटॉन आपके पास बस इलेक्ट्रॉन है, मतलब देखो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर ही होता है, या प्रोटॉन में कुछ मास आप ऐड करो इलेक्ट्रॉन का तो इनफैक्ट आप और क्लोजर जा रहे हो कहाँ पर, न्यूट्रॉन के मास के बराबर। तो दोनों का मास क्या है, अप्रोक्सीमेटली बराबर है। जब ये जाएगा से टकराएगा, अब देखिए जो एटॉमिक कोलिजन हो रही है इसमें कोई भी एनर्जी हीट की फॉर्म में नहीं जा रही है। एटॉमिक कोलिजन में या तो एनर्जी जो भी ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो भी एनर्जी लेके आ रहा होगा, या तो एनर्जी हाइड्रोजन एटम को ट्रांसफर करेगा, तो कुछ पार्ट मतलब हो सकता है कंप्लीटली सारी एनर्जी ट्रांसफर कर दे, पॉसिबल है कुछ पार्ट ही ट्रांसफर करे, जो पार्ट बच जाएगा वो खुद लेके चला जाएगा, मतलब कोई लॉस नहीं है। जो भी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, कुछ जो भी मान लो आपके पास 100 जूल की काइनेटिक एनर्जी है, पॉसिबल है कि दोनों का मिला के फाइनली जो काइनेटिक जो भी एनर्जी आई वो हमेशा आएगी 100 जूल ही। भाई जो एनर्जी न्यूट्रॉन लूज करेगा वो हीट में जाएगी, वो एनर्जी कहाँ जाएगी, हाइड्रोजन के एटम को एक्साइट कर, राइट? कि जो भी काइनेटिक एनर्जी आप लूज करोगे वो लॉस, या तो वो एनर्जी लूज करेगा ही नहीं, या करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में जाएगा। अच्छा, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी रैंडम एनर्जी पे एक्साइट नहीं होता है, आपके कुछ फिक्स्ड लेवल्स है, उतनी एनर्जी अगर न्यूट्रॉन लूज कर पा रहा है तभी इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा। और इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन ने कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की, और एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की तो मतलब क्या है, न्यूट्रॉन ने कोई एनर्जी लूज नहीं की। तो अगर न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, अगर न्यूट्रॉन कोई एनर्जी लूज नहीं करता काइनेटिक, उस कोलिजन को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, अदरवाइज क्या करेगा वो। और अगर न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आपकी लूज हो जाती है, कम हो जाती है, इसे बोलेंगे इनलास्टिक कोलिजन। तो आपको ये बताना होता है कि जो कोलिजन हो रहा है वो इलास्टिक है या इनलास्टिक है। एग्जाम्पल की तरीके समझते हैं, मैं न्यूट्रॉन आया से टकराया, अच्छा एक कोलिजन में मैक्सिमम लॉस किस टाइप की कोलिजन में होता है, इलास्टिक, इनइलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक? perfectly. Perfectly in love. जो मैक्सिमम लॉस होता है किसमें होता है, इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, राइट? जब भी दो बॉडीज परफेक्टली इनइलास्टिकली कोलाइड करेंगी उस वक्त जो लॉस है उस केस में आपका मैक्सिमम लॉस है। तो मुझे बताओ एक m मास की बॉडी क्या है, स्टेशनरी है, और आइडेंटिकल मास की बॉडी और किसी वेलोसिटी से बीच से आके टकराती है, तो व्हाट इज द फाइंड मैक्सिमम लॉस, ये बताइए। फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। सर चिपक जाएंगे ना भी साथ में। क्या बताओ कितना हुआ, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। Fifty percent. यस सर, हाफ 1/4 mv स्क्वायर। Yes, sir. Sir, MV square by 4. मैक्सिमम लॉस के लिए क्या हुआ, दोनों बॉडीज स्टिक कर गई, ठीक है?
तो v डैश की वैल्यू क्या आई, मतलब पहले आपके पास था mv प्लस 0 इक्वल्स टू, v डैश की वैल्यू आई v बाई, by तो काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस आया है, लॉस क्या है, पहले एनर्जी थी हाफ m v स्क्वायर, अब एनर्जी हाफ 2m v बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है बच्चा, m स्क्वायर बाय 4 ये बचा ना, यस Yes. हाफ m स्क्वायर में से m स्क्वायर बाय 4 माइनस के तो m स्क्वायर बाय 4 बचा, तो इसे क्या बोलेंगे, जो लॉस है वो इनिशियल upon 2. काइनेटिक एनर्जी का हाफ है। ऑलराइट, तो ये देखिए ये कोई रट्टा नहीं है कि हमेशा हाफ ही होता है दोस्तों, ठीक है ना यार। इस केस में जब एक बॉडी रेस्ट पर दूसरी बॉडी चल रही है तो जो लॉस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 50% आ रहा है। अब क्या है, मुझे पता है एक न्यूट्रॉन जितनी भी एनर्जी लेके आ जा रहा है वो मैक्सिमम कितना एनर्जी लूज करके इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर सकता है अपनी काइनेटिक एनर्जी का 50%। अब मान लो अगर वो 50% लूज करने के बाद भी अगर इलेक्ट्रॉन की एक हाइड्रोजन एटम में एटलीस्ट कितनी एनर्जी चाहिए जंप करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन कितनी है इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन के लिए, 10.2. न्यूट्रॉन ने अपनी मैक्सिमम एनर्जी भी लूज कर दी, मान लो मैक्सिमम लूज भी कितना कर पाया, वो 8 ही कर पाया, तो क्या इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, No, sir. इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो फिर क्या हुआ, हाइड्रोजन एटम ने कोई एनर्जी एब्जॉर्ब की नहीं, जब हाइड्रोजन एटम को एनर्जी नहीं मिली तो न्यूट्रॉन ने कोई एनर्जी लूज की नहीं, कोलिजन कैसी हो गई, इलास्टिक। इलास्टिक। मान लो यार आपके न्यूट्रॉन आ रहा था और वो मैक्सिमम एनर्जी लूज कर सकता है, मान लो कुछ ऐसी अमाउंट जो कि मैक्सिमम अमाउंट जो लूज कर सकता है वो किसी न किसी जंप के कॉरेस्पॉन्डिंग है। अच्छा अगर मैक्सिमम से कम अमाउंट भी किसी न किसी जंप के कॉरेस्पॉन्डिंग है, अब तो दो पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम लूज कर तब भी कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर पा रहा हो सकता है वो 1 से 4 तक जा रहा हो, और अगर उससे कम लूज कर तब भी पॉसिबल है कि वो 1 से 3 जा रहा हो या 1 से 2 जाने के लिए काबिल हो, तो कोलिजन कैन बी इनइलास्टिक। हाँ परफेक्टली इलास्टिक में ज्यादा एनर्जी लूज कर रहा है और इनइलास्टिक में उससे कम कर रहा है, उससे कम लूज करने के बावजूद जो एनर्जी आ रही है वो भी किसी न किसी जंप के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रही है, पॉसिबिलिटी दे रहा है, तो वो इलास्टिक भी कर सकता है, परफेक्टली इलास्टिक भी कर सकता है, और इलास्टिक तो कभी भी कर सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि वो हमेशा लूज करेगा, अगर एनर्जी मैच कर भी रही है तब भी जरूरी नहीं वो लूज करे यार भाई, अगर एनर्जी किसी जंप के कॉरेस्पॉन्डिंग मैच कर भी गई है तब भी तो ये पॉसिबिलिटी की बात है ना यार कि वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो या ना हो, है ना। इलास्टिक तो हर केस में लिख ही देना कि कोलिजन कैन बी इलास्टिक। हाँ उसके बाद पॉसिबिलिटी इलास्टिक की है, परफेक्टली इलास्टिक की है, तीनों की है या दो की है, वो आपको देखना पड़ेगा इस टाइप से। तो लिख सकते हो कि जब भी आप एनर्जी लूज कर रहे हो और वो किसी न किसी एक्साइटेशन एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग है, उसी केस में क्या करेगा आपका न्यूट्रॉन एनर्जी लूज करेगा, इन अदर केस इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी लूज नहीं करेगा, राइट। चलो लिख लो, लिखिए पॉसिबल एनर्जी लॉस्ट बाय न्यूट्रॉन, पॉसिबल एनर्जी लिखो इफ पॉसिबल एनर्जी लॉस्ट बाय न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की मत लिखो, मतलब अभी तो हमने न्यूट्रॉन माना, कोई और भी पार्टिकल आके मान सकता है ना, या इस केस में न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन ताकि आपको क्लैरिटी रहे। इफ पॉसिबल एनर्जी लॉस्ट बाय न्यूट्रॉन is corresponding to excitation energy of electron, then only neutron will lose, सर पॉसिबल एनर्जी के बाद में क्या था सर, if possible energy lost by neutron, if possible energy lost by neutron is corresponding to excitation energy of
electron in atom, then only neutron will lose energy. ऐसा है, आपको मैं कुछ केसेस दे रहा हूँ, आपको नेचर ऑफ कोलिजन बताना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन मैं दे रहा हूँ। इन सारे केसेस में आपको बताना है कि किस टाइप का कोलिजन पॉसिबल है। सर ऐसा नहीं हो सकता कि जो हाइड्रोजन एटम है वो न्यूट्रॉन कैप्चर कर ले? नहीं, न्यूट्रॉन कैप्चर करके जाएगा क्या? उसके न्यूक्लियस में। पॉसिबल न्यूक्लियस में ऑलरेडी प्रोटॉन है, न्यूक्लियर साइज इज एक्सट्रीमली स्मॉल, स्पेस तो होना चाहिए न्यूक्लियस में।
हो गया क्या? Yes, sir. क्या रहा पहले पहले का आंसर क्या रहा? मतलब 500 पार्ट कर लिए ना सबने? यस कर लिए सर। चलिए, तो पहले पार्ट का आंसर क्या रहा है? इलास्टिक Elastic or perfectly inelastic. परफेक्टली इन इलास्टिक। दूसरे पार्ट का? Elastic or inelastic. तीसरे पार्ट का? चलिए ऐसा है कि मैंने 2 पार्ट पूछे, दोनों ही पार्ट गलत है। सर पहले का इलास्टिक आएगा सर अकेला। और सेकंड का परफेक्टली इनइलास्टिक। यस दूसरे और इलास्टिक भी होएगा। दूसरे क्या आएगा? दूसरे का? इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। Yes, sir. और तीसरे का? इलास्टिक और इन इलास्टिक। चौथे का? परफेक्टली इनइलास्टिक Elastic or और in. इलास्टिक। पांचवे का? इनइलास्टिक। तीनों केस पॉसिबल हो सकते हैं इसमें। Yes, sir. ये देखिए, ठीक है, अब सही है। यहाँ मैक्सिमम लॉस कितना कर सकते हो? 5.1। 10.2 मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? कैसे कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है हाइड्रोजन का? नहीं, नो कोई एनर्जी लूज नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा। जो एब्जॉर्ब नहीं करता एनर्जी कहीं जा ही नहीं रही है, कोई लॉस नहीं है। तो कोलिजन क्या कौन सा हो गया? इलास्टिक कोलिजन हो गया आपके पास। इसमें बताइए, इसमें जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है कितना हो सकता है? 10.2। अच्छा, तो या तो वो कोलिजन में कोई एनर्जी लूज ही ना करे, या तो कोलिजन क्या हो? इलास्टिक हो, राइट? या तो वो कोई एनर्जी लूज करे ही ना, ठीक है? या फिर क्या हो, पूरी पूरी अगर वो मैक्सिमम एनर्जी लूज करे तो इसी कॉरेस्पॉन्डिंग जंप हो सकता है ना? Yes, sir. परफेक्टली इलास्टिक भी कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन को जंप कर जाएगा, इतनी एनर्जी न्यूट्रॉन लूज कर दे, न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करके परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है आपका यहाँ पर। इस केस में मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? 10.2. अगर नहीं, थर्ड केस में 11। 11. 11 के कॉरेस्पॉन्डिंग तो कोई जंप नहीं है, बट 10.2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जंप है। Yes, sir. तो आप मैक्सिमम लूज कर रहे हो 11, तो परफेक्टली इलास्टिक मत कराओ, सब सिंपली इनइलास्टिक कराओ। सर की उस इनइलास्टिक कोलिजन में कितनी एनर्जी लूज करवा पाओ आप? 10.2। 10.2. अगर आप परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करके जो मैक्सिमम लॉस कर सकते हो 11 कर सकते हो, तो 11 से कम तो कोई भी लॉस कर सकते हो बाय इनइलास्टिक कोलिजन। वो कुछ इस तरह से इनइलास्टिकली कोलाइड करेगा कि उन्हें 10.2 एनर्जी लूज कर देगा। तो इलास्टिक तो हमेशा हो ही सकती है, इस केस में परफेक्टली इलास्टिक नहीं करेगा क्योंकि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई जंप नहीं है, लेकिन वो इनइलास्टिक कर सकता है क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक में 11 है, तो इनइलास्टिक में 11 से कोई भी वैल्यू आप उठा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप से इनइलास्टिक कोलिजन हुई है। तो इनइलास्टिक करके 10.2 एनर्जी लूज करवा देगा और हो जाएगा। इस केस में मैक्सिमम लॉस कितना है? 12.09. अच्छा, 12.09। कौन सा गैप, कौन सा जंप होता है? कोई नहीं होता। कोई भी नहीं होता। क्या बात कर रहे हो? 1 से 3 होता है वो होता है 12.1। यस सर। Yes, sir. ये होता है ना, ये जो एनर्जी है क्या है? 1 से 3। तो अगर वो मैक्सिमम लूज कर देगा तब भी वो 1 से 3 भाग जाएगा। इलास्टिक तो हमेशा पिक्चर में है ही। और क्या हो गया?
Perfect in सर इसमें इनइलास्टिक भी आ जाएगा। यस सर 10.2 के वो भी हो सकता जब वो मैक्सिमम लॉस 12.09 कर सकता है तो वो किसी और तरीके से वो इलास्टिकली करके 10.2 10.2 तो इलास्टिक भी कर सकता है। सर सेकंड वाले में इलास्टिक क्यों नहीं था? भाई इलास्ट मैक्सिमम लॉस लूज कितना कर सकता है? 10.2 वो भी कब करेगा? परफेक्टली इलास्टिक में। तो अगर नॉर्मल इनइलास्टिक कराओगे तो एनर्जी कितनी लूज करेगा? 10.2 से कम। उससे कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, अच्छा ठीक है सर। है ना? इस केस में जो मैक्सिमम लॉस है वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तीनों आ जाएंगे इसमें भी। तो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम बहुत सारी एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करेंगे। 10.2 है, 12.09 है एंड सो ऑन, है ना? यस सर। तो भाई 15 वोल्ट मैक्सिमम कर सकता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर सकता हूँ, तो 15 वोल्ट से तो कम बहुत सारे आपके पास लेवल्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं। तो इलास्टिक तो वो करेगा ही, और इनइलास्टिक भी करेगा। इनइलास्टिक व्हाट अबाउट परफेक्टली इलास्टिक? परफेक्टली देखो, परफेक्टली इलास्टिक में 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लूज हो रहे हैं। क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? सर ये सर 13.6 वो कर लेगा, उसके बाद फिर बाहर ही निकल जाएगा वो। परफेक्टली 13.6 से ज्यादा तो कोई भी एनर्जी दे सकते हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना? यस सर यस सर। यस सर। नोट कर लीजिए। इसलिए सर चलिए फिर आगे लिखो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा हुआ ना आपने? यस यस सर आसान था। यस सर। थोड़े न्यूमेरिकल अजीब से होते थे सर, वैसे थ्योरी वाइज तो बहुत। आप वापस ट्राई करोगे ना, या फिर फिजिक्स में पढ़े बिना भी अगर आप ट्राई करोगे ना, तब भी आपसे हो जाएंगे। रीजन भी अजीब नहीं थे, एकदम नए नए +1 में आए थे, और जब +1 में आते हो आपने जितने भी स्टार्टिंग टॉपिक्स पढ़े होंगे आपको सर वो डिफिकल्ट लगेंगे। अगर उन्हीं टॉपिक्स को आप एक बार फिर से ट्राई करोगे ना तो आपको आसान लगेंगे। ठीक है, इसलिए आपको डिफिकल्ट लग रहा था। क्या होता है भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? सर जब लाइट गिरती है किसी मेटल पे तो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। लाइट फोटॉन्स का बना हुआ है जो कि मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ जब गिरती सर है। जैसे ऊपर वाला था वो 15 वोल्ट दे दी सर, बाहर निकलने के बाद फिर वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चला जाता है बाहर इलेक्ट्रॉन। यस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यस सर थ्रेशोल्ड। उसके लिए फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो कि आप कुछ मिनिमम एनर्जी से अपने इलेक्ट्रॉन, आपके पास कुछ लाइट की आई एनर्जी, लाइट जरूरी नहीं, कोई भी आपके पास क्या हुई रेडिएशन आई, उस रेडिएशन की वजह से अपने रेडिएशन ने एब्जॉर्ब करके आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आपके सरफेस पर आ जाते हैं, और एक्स्ट्रा एनर्जी है तो सरफेस के बाहर भी निकल जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं।
तो कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स आपके जस्ट सरफेस पर आ जाए, है ना? उसे क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड Threshold एनर्जी। and थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल दो, कोरिस्पोंडिंग जो फ्रीक्वेंसी उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल दो, या कोरिस्पोंडिंग जो वेवलेंथ है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। एक नाम और होता है वर्क फंक्शन भी बोलते हैं कि मेटल का वर्क फंक्शन। यस yes, यस सर। यस सर। ये आपका क्या कहते हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट था कि जो आपकी लाइट है, लाइट कैसे बिहेव करती है? पार्टिकल जैसे देखो वेव का नेचर क्या होता है, वेव क्या है, कॉन्टिन्यूस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी करती है। जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में जब आप एक पार्ट से आप स्ट्रिंग को ऑसिलेट करा रहे हो तो लगातार क्या हो रही है, एनर्जी आगे 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 पास ऑन होती जा रही है। और मान लो आप किस तरह से, ऐसे मान लो कि अगर आपने मान लो ऐसे स्ट्रिंग है और आपने यहाँ पर ये लगाया हुआ है, रिंग लगाई हुई है, और यहाँ पर आपका क्या है, आप रस्सी को इस तरह से टू एंड फ्रो लगातार मूव करा रहे हो, तो धीरे 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 क्या होगा, इस रस्सी का इस ये जो है आपका रिंग, इस रिंग का एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। आपके जो वेव का जो नेचर है, वेव क्या कॉन्टिन्यूसली एनर्जी ट्रांसफर करती रहती है। तो पहले जब वेव यहाँ रीच करेगी तो ये डिस्प्लेस होगा, फिर वेव टकरा के जाएगी, वापस आएगी, उसको और एनर्जी सुपर इम्पोज हो जाएगी, फिर और इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, फिर और एनर्जी भेजोगी, फिर इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो लगातार क्या, इसका एनर्जी, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता होगा। अच्छा, अगर मुझे ऐसा याद आ रहा है, आपको पता है कि हमने 11th में एक एनिमेशन देखा था लास्ट में, जो याद है हमने जब वेव्स पढ़ा था तो इसमें हमने एनिमेशंस देखे थे। Yes, sir. Yes, sir. तो धीरे धीरे इनके बीच में जो वो बनते हैं, स्टर्निंग वेव बनती है, स्टर्निंग वेव की एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है क्योंकि लगातार आप एनर्जी क्या कर रहे हो, फीड करते जा रहे हो। तो इसीलिए क्या आपके वेव का जो नेचर है, वेव क्या, वेव कंटिन्यूटी में एनर्जी ट्रांसफर करती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्चुअली वेव ट्रेवल जब कर रही है, आपकी जो रेडिएशन है, ईएम वेव है ना, जो भी वो आपकी स्पेस में ट्रेवल तो एकदम वेव की तरह कर रही है ना। वही आपके पास y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स वेव की तरह ट्रेवल कर रही है, और किसी और वेव से इंटरेक्ट करेगी तो वेव की तरह करेगी, है ना, इंटरफेरेंस होगा, मैक्सिमम मिनिमम बनेंगे। बट जिस मोमेंट पे वो मटेरियल से इंटरेक्ट करती है, उस वक्त सोचो कि उस वक्त ऐसे मेंटली इमेजिन करो कि वो वेव क्या है, स्ट्रीम ऑफ बुलेट्स की बनी हुई है। हर एक बुलेट को क्या बोलते हैं, फोटोन। हर एक बुलेट को क्या बोला जाएगा, फोटोन। और हर एक बुलेट के पास अपनी कुछ एनर्जी है। अब सोचो कि अगर सामने कोई पर्सन खड़ा है, आप उसको बुलेट की स्ट्रीम उस पर डाल रहे हो, अब बुलेट की एनर्जी क्या है, मिनिमम एनर्जी से, जो आपकी बॉडी में पेनिट्रेट करने के लिए एनर्जी चाहिए, उससे कम है। तो अब चाहे आपके ऊपर मैं 100 बुलेट्स फेंकूं या 10 फेंकूं या 1000 फेंकूं, कोई भी बुलेट आपकी बॉडी में पेनिट्रेट नहीं नहीं होगा। करे। और वहीं पर मैं एक ही बुलेट फेंकूं, लेकिन उसकी एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए जितनी आपको एनर्जी चाहिए, मोमेंटम चाहिए, उससे ज्यादा है, तो एक बुलेट भी क्या करेगा, बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। मिनिमम कितनी वो जो आपका बुलेट है, बुलेट के पास कितनी एनर्जी चाहिए मिनिमम, उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी है, वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल, राइट। अच्छा, ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको मेटल पे जनरली किया जाता है, क्योंकि मेटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन आपके इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना आसान होता है, यूजुअली यस सर। तो मेटल जनरली मेटल पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे सोचो कि वे पूरा ट्रैवल करती है, जिस मोमेंट पे वो बॉडी पे इंसिडेंट हुई है, बॉडी के साथ उसने जिस मोमेंट पे इंटरेक्ट किया, वो इंटरेक्ट करने का जो तरीका है वो बुलेट की तरह है, दैट बुलेट इज फोटोन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो सेटअप कैसा होता है, सिंपल सा क्या है, आपके पास एक मेटल प्लेट होती है यार, इस पे आपकी रेडिएशन इंसिडेंट कराई जाती है। जब रेडिएशन इस पे इंसिडेंट होगी, मान लो आपके पास एक मेटल प्लेट है, इस पे अब रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है, बदले में आपका इलेक्ट्रॉन है वो निकल के बाहर जाता है, ये हुआ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब सेटअप क्या होता है, सेटअप कुछ ऐसा होता है,
ठीक है, ऐसा कुछ है कि यहाँ से आपके पास एनर्जी आपकी रेडिएशन इंसिडेंट होती है, तो यहाँ से आपकी रेडिएशन आपकी इस प्लेट पर आके इस तरह से इंसिडेंट होती है। ये अपने विंडो छोड़ी हुई है, एक ग्लास ट्यूब है, विंडो है, इस विंडो में से आपकी रेडिएशन आती है, इस पे इंसिडेंट होती है, कोरस्पोंडिंग आपकी इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलते हैं। ठीक है, बाहर निकलने के बाद क्या होगा, आपके पास ये एक प्लेट और दी होगी, इस प्लेट को एमिटर बोल दूं, और ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, ये प्लेट क्या करती है, इन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर लेती है। ठीक है, और ये आपस में इस तरह से अगर मैं इनको ऐसे बंद कर दूं, है ना, तो ये सेटअप बनाओ।
रीडिंग कैसे आ रही होगी यार कि जब ये इंसिडेंट हो रहे होंगे? बना लिया? इसमें कोई गैस फील्ड नहीं है, वैक्यूम है ना? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? अब देखो ऐसे क्या, ऐसे आपको पता है भैया कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे? मान लो ये अज्यूम कर लेता हूँ थ्रेशोल्ड एनर्जी से तो वर्क फंक्शन से तो ज्यादा ही एनर्जी इंसिडेंट हो रही है। अब ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे? इंटेंसिटी रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करेंगे कि आपके बॉडी पे कितनी मतलब कितनी तेजी से बुलेट आई, इस पे डिपेंड करेगा। आपको पता है जब एक बार आपके पास इतनी मिनिमम एनर्जी है तो कितनी ज्यादा इंटेंसिटी है, कितनी ज्यादा बुलेट्स आ रही है। इंटेंसिटी मतलब क्या, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने ज्यादा आ रहे हैं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स है उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऐसे तो है नहीं, जब ये निकलेंगे तो ऐसे तो कोई स्ट्रेट में चलेंगे नहीं, ये क्या होंगे, रैंडम डायरेक्शन में निकलेंगे, है ना? क्योंकि चैनलाइज नहीं है ना भाई, आए इलेक्ट्रॉन्स जब निकलेंगे वो आपस में कोलाइड भी कर रहे होंगे, रैंडमली एक दूसरे से टकराकर अपने डायरेक्शन में रैंडम कर रहे होंगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि ऑब्वियसली क्या करेंगे, एमिटर तक सॉरी कलेक्टर तक पहुंच जाएंगे। भाई जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ निकल रहे हैं तो जो ये लगातार आपके पास एनर्जी इंसिडेंट होती जा रही है, लगातार आपके पास इलेक्ट्रॉन्स निकलते जा रहे हैं। और ये सर्किट आपका क्या हो गया, अब ये पूरा बात, अब ये आपको एमिटर से कलेक्टर बीच में क्या मान सकते हैं, क्या बन गया, एक कंडक्टिंग बात, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है? यस सर। तो आपको ये माइक्रो एमिटर क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली क्या है, करंट बहुत ही कम है, राइट? अच्छा अगर मुझे करंट को बढ़ाना हो तो मैं क्या करूं, यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ा दें। इंटेंसिटी मान लो मैंने चेंज नहीं की तो क्या करते हैं, जैसे ये है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है ना, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने से फायदा क्या हुआ कि अगर मैं फील्ड जनरेट कर दूं लेफ्ट की तरफ तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, राइट। रैंडमली इधर उधर जो स्कैटर हो रहे थे वो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, थोड़े फील्ड की वजह से लाइन होने लगेंगे, एक डायरेक्शन में जाएंगे। लगा दी जाती है, एक बैटरी लगा दी जाती है। क्या फायदा हुआ कि जो आपके पास जो करंट है, करंट बढ़ गया। तो मान लो ये जो बैटरी की जो वोल्टेज V है, अगर मैं इसको 0 रखूंगा तब भी तो करंट, कुछ ना कुछ करंट तो आपको मिल ही रहा है या नहीं मिल रहा है, राइट? अच्छा अगर जैसे जैसे मैं बैटरी की वोल्टेज बढ़ाता रहूंगा वैसे वैसे क्या होगा, अमाउंट बढ़ता रहेगा, अमाउंट बढ़ता रहेगा। तो कहीं ना कहीं जाके एक लिमिट लग जानी चाहिए, सैचुरेशन आ जाना चाहिए, सैचुरेशन नहीं आएगा लगातार बढ़ते ही जाएगा। सैचुरेशन आ जानी चाहिए। और सैचुरेशन क्यों आनी चाहिए, अगर आनी चाहिए तो? सर वो जो प्लेट से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहां पे फिर पॉजिटिव ज्यादा बढ़ गया तो वो भी इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। चलो वो तो आपने क्या लगा के बैटरी लगा के इसको कांस्टेंट नेगेटिव में मेंटेन किया हुआ है ना? आपने बोला सैचुरेशन क्यों आना चाहिए, पहले तो ये लोग बताओ अमाउंट ऑफ करंट बढ़ा क्यों, बैटरी के हेल्प से करंट क्यों बढ़ा? मान लो लगातार क्या हो रहे हैं, 100 फोटोन आके टकरा रहे हैं तो लगातार क्या 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब अभी कोई बैटरी नहीं है तो 100 के 100 एमिटर में पहुंच रहे थे या 100 से कम पहुंच रहे थे? 100 से कम पहुंच रहे हैं। कम पहुंच रहे थे। कम मोस्टली क्या हो रहे थे, इधर उधर टकरा रहे हैं ना, ठीक है? तो एक गिवन टाइम में सारे 100 तो नहीं पहुंच पा रहे, करंट तो वही होता ना यार, एक गिवन टाइम में कितना चार्ज पहुंच गया है। तो हमने एक टाइम इंटरवल देखा, उसमें देखा कि 100 निकले लेकिन 100 के 100 नहीं पहुंचे। अब बैटरी की प्रेजेंस क्या हेल्प कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक? इलेक्ट्रिक। और वो क्या हेल्प कर रही है, प्रॉपर अलाइनमेंट में भेज रही है ना? और तो ये आपने पॉजिटिव चार्ज कर दिया, ये नेगेटिव वाला इसको और रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव वाले इनको और अच्छे से अट्रैक्ट कर। पहले मान लो 10 पहुंच रहे थे तो बैटरी वोल्टेज बढ़ने से अब 10 की बजाय क्या होने के 15-16 हो गए। यस सर। बैटरी वोल्टेज और बढ़ाओगे तो अब और ज्यादा फील्ड और ज्यादा हाँ, और बढ़ाओगे तो 30-40 पहुंचने लगे, और बढ़ाओगे तो 50-60 पहुंचने लगे, और बढ़ाओगे तो 80-90 पहुंचने लगे, और बढ़ाओगे तो 100 के 100 पहुंचने लगे। अब 100 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, अब जितना मर्जी फील्ड वाला जो निकल ही 100 रहे हैं तो अब मैक्सिमम 100 ही तो भेज सकते हो उधर एक गिवन टाइम में। अब 120 थोड़ी पहुंचा दोगे यार एक सेकंड में। मान लो मैंने बोला इंटेंसिटी मतलब कि एक सेकंड में 100 फोटोन गिरे तो एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां पहुंचा सकते हो, 100 पहुंचा सकते हैं।
तो जो मैक्सिमम करंट जो फ्लो कर सकता है वो 100 इलेक्ट्रॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग ही कर सकता है। तो यानी अगर आप बैटरी वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम के बाद क्या आ जाएगी? सैचुरेशन। यस। अच्छा ये बताओ, अगर मैं बैटरी की पोलैरिटी को उल्टा कर दूं, अब क्या हो रहा है? अब और कम करंट आएगा। सर इलेक्ट्रॉन वापस चले जाएंगे। अगर मैं इसी प्लेट को अगर मैं पॉजिटिव बना दूं और इसको सामने वाले को नेगेटिव बना दूं, तो नेगेटिव वाला तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपोज कर रहा है और ये पॉजिटिव को आपस से रोकने का ट्राई कर रहा है। बट जैसे ही मैंने बैटरी को उल्टा लगाया तो थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ाई तो करंट इमीडिएटली जीरो हो जाएगा, अभी भी कुछ तो करंट पहुंचेगा। बिना इसके एब्सेंस में बैटरी के मान लो कि यार 10 इलेक्ट्रॉन पहुंचे थे, तो बैटरी को उल्टा करके हल्का सा वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? 10 में कितने पहुंचेंगे? 3-4 या फिर मतलब ऐसा ही कुछ नंबर हो। 7-8 बोल दो एक बार, है ना? फिर वोल्टेज और बढ़ाओगे नेगेटिव में तो 7-8 से और कम होकर 2-3 पहुंचने लगे या 3-4 पहुंचने लगे, और बढ़ाया तो 2-3 पहुंचने लगे, और बढ़ाया तो और कम होने लगे। ऐसे करते 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 फाइनली क्या हो गया? 0 हो गया। अच्छा 0 होने मतलब क्या है बात? तो एक जो इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से, जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, अगर मैंने उसको भी वहां तक पहुंचाने से रोक दिया, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन जस्ट स्प्रेड पे जाने से जस्ट पहले रुक गया, तो अगर मैं मैक्सिमम एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन निकला अगर मैं उसको रोक दूं, तो क्या बाकी इलेक्ट्रॉन तो अपने आप ही रुक जाएंगे। तो वो अपोजिट वोल्टेज जिसके लिए, या वो अपोजिट वोल्टेज बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो बिटवीन द प्लेट्स, जिसके लिए जो मैक्सिमम एनर्जी से मूविंग इलेक्ट्रॉन को भी रोक दिया जाए, उस वोल्टेज क्या बोलते हैं? नाम याद आ रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो तीन चीजें देखी कि भैया जब कोई भी बैटरी नहीं लगा रखी तब भी कुछ ना कुछ करंट की रीडिंग आ रही। फिर बैटरी वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, बट एक टाइम के बाद वो जो करंट है वो सैचुरेशन पे चला जाएगा। अच्छा वैसे उस करंट का नाम क्या होता है जो आप करंट देखते हो? इसे बोलते हैं फोटो करंट, है ना? व्हेन बैटरी 0 है तब भी कुछ ना कुछ फोटो करंट है। जब बैटरी बढ़ गई तो एक टाइम के बाद सैचुरेशन आ गया फोटो करंट पे, और जब बैटरी को उल्टा किया तो फोटो करंट क्या होने लगा? डिक्रीज होने लगा, फोटो करंट निकल गया। और एक टाइम के बाद क्या होगा? ऐसा वोल्टेज आएगा जिसमें फोटो करंट 0 हो जाएगा, उसे बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। सही है? यस सर। लिखो यहाँ पर कि अब बताओ, मान लो कोई भी प्लेट है, उसका वर्क फंक्शन 5 है, तो जो भी आपके पास एनर्जी आई 5 + ke के बराबर हो जाएगी। कुछ तो खर्च होगी कहाँ पर? इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में। और जो एनर्जी बची वो कहाँ गई? काइनेटिक एनर्जी प्लस कुछ एनर्जी क्या हो गई? भाई कोई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जब इलेक्ट्रॉन को आप स्टडी करते हो तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना कुछ एनर्जी लूज कर सको ड्यू टू कोलिजन वगैरह विद अदर इलेक्ट्रॉन्स। ये बात, तो ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन। लेकिन इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर मैं हीट को 0 कर दूं, मतलब मैं एक ऐसे इलेक्ट्रॉन को पकड़ूं जिसने बाहर निकलने के बाद कोई एनर्जी लूज, तो जो बाहर निकलने में लगी वो तो वर्क फंक्शन में काउंट हो गई। अब मैंने ऐसे इलेक्ट्रॉन को पकड़ा जिसने उसके अलावा कोई एनर्जी लूज नहीं की, किसी से कोलाइड नहीं किया, कहीं से कोई इसका लॉस नहीं है, तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे मैक्सिमम। हाँ, तो आप जो लिखते हो इंसिडेंट जो एनर्जी है वो 5 + काइनेटिक एनर्जी है, वो इनकम्प्लीट है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखना होगा आपको। अगर आप देखो, और मैं ये क्यों लिख रहा हूँ? क्यों भैया मैं हीट तो काउंट कर ही नहीं सकता ना कि इलेक्ट्रॉन को पकड़ के। यस सर। हाँ, तो मैं थ्योरेटिकली ये तो जरूर चैलेंज कर सकता हूँ भैया, हाँ मैंने एक ऐसे इलेक्ट्रॉन को पकड़ा है जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। ये बात। अच्छा जो 5 होता है, 5 क्या लिख सकता हूँ मैं? 5 इज द वर्क फंक्शन, इसमें लिखता हूँ h × f0। फिर f0 क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वर्क फंक्शन की डेफिनेशन लिखा हूँ या हमें पता है? इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। पता है सर। ठीक है।
ये हुआ। अब बताओ इसको मैं इन टर्म्स ऑफ, अगर मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखना हो, मुझे पता है एक प्लेट ये है जहां से आपका इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ जा रहा है, फिर एक प्लेट ये है, यहाँ जा रहा है। मैं बोलूँ कि इसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको फील्ड, ये बोलूँ ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो ये जस्ट यहाँ जाके इसको क्या करना है, रुक जाना है। ये निकला था v से और यहाँ जाके इसकी स्पीड क्या हो गई, 0 है ना। ये अपोजिट पोटेंशियल लगाया, मतलब इसको मैंने लिया प्लस और इसको लिया मैंने माइनस वाला, इसको ये प्लस वाला भी इसको रोक रहा है, माइनस वाला भी इसको रोक रहा है, राइट। वी नॉट, तो जस्ट यहाँ जाके रुक गया। तो भैया यहाँ से जाने का जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ कितना हुआ, QV नॉट EV नॉट, और वो कहाँ गया, हाफ MV, तो मैंने किस इलेक्ट्रॉन रोका है, मैक्सिमम एनर्जी। स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, इट इज द अपोजिट पोटेंशियल अप्लाइड, है ना। इट इज द अपोजिट पोटेंशियल अप्लाइड सो दैट इलेक्ट्रॉन विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज अनेबल टू रीच कलेक्टिंग प्लेट, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, ऐसे बोल सकते हो टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है। दो तरीके से हो सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है वो कंजर्वेटिव एक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रही है, कंजर्वेटिव फील्ड में हो रही है, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है। तो डेल्टा के प्लस डेल्टा की क्या होना चाहिए, 0 के, है ना। तो डेल्टा के क्या हो गया फाइनल, डेल्टा के ये 0 है, और ये पहले कितनी थी एनर्जी इसके हाफ MV K max, ये मैक्स, ये हुआ डेल्टा के। फिर डेल्टा यू कितना हुआ, इनिशियल 0, क्यों डेल्टा वी होता है, क्यू इनटू डेल्टा। और डेल्टा वी जब मैं यहाँ से आ गया तो पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल क्या है, इसको बोल दो, इसको बोल दो फाइनल को बोल दो 0, तो इनिशियल क्या है, वी नॉट, है ना। यस सर, प्लस हो गया, ये आया सिंपली। क्या सिंपली जो भी डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है वो कौन लेके गया, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू डेल्टा वी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क डन किया, क्यू डेल्टा वी कितना, क्यू इनटू वी नॉट। और वो वर्क डन कहाँ जा रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक चेंज कितनी हुई है, के मैक्स से 0 की, तो उसका चेंज आया के मैक्स, वर्क डन किया क्यू डेल्टा वी, तो क्यू इनटू वी नॉट इक्वल्स टू, ये से कर लो। दोनों तरीके हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। ये है आपका यहाँ तक, तो मैं HF को और क्या लिख सकता हूँ, फाइव प्लस ई वी नॉट, वेयर ई वी नॉट क्या है, वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये बताओ यहाँ पर जो इस एक्सप्रेशन में ई की वैल्यू, ई का मैग्नीट्यूड रखेंगे, ई का साइन रखेंगे, मैग्नीट्यूड रखोगे। यस सर, ऑलरेडी ई का साइन रख चुके हैं, है ना। तो डेल्टा यस सर, काइनेटिक एनर्जी का चेंज का भी साइन सब कुछ रख चुके हैं, जो आपको सब मैग्नीट्यूड रखना है, राइट। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है दोस्तों सब कुछ, यस सर। और अगर मैं ग्राफ बनाऊं किसका, अप्लाइड जो वोल्टेज है उसका, ठीक है, और फोटो करंट का, तो हमें ये दिख रहा है कि जब कोई भी वोल्टेज नहीं लगाया तभी कुछ ना कुछ करंट की अमाउंट थी क्या, और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे फोटो करंट बढ़ना चाहिए, लेकिन धीरे वो कहाँ चला जाएगा, किस तरफ ट्रेंड करेगा, सैचुरेशन। यस सर, बट अगर मैंने वोल्टेज का साइन उल्टा कर दिया, मतलब अपोजिंग वोल्टेज लगा दिया, अब क्या होगा, फोटो करंट डिक्रीज होगा, होते होते फाइनली क्या हो जाएगा, 0,
ये जो डेटा है ये वाला पॉइंट है, इसे क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये वो ग्राफ हो गया। सही है ना? यहां तक सारा एक बार नोट करो। आगे बढ़े क्या? सर एक मिनट दे दो सर। सर स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखवा दो। It is the opposing potential. It is the opposing potential required to stop electron with maximum kinetic energy to reach to the collector plate. Opposing potential required to stop electron with maximum kinetic energy to reach to the collector plate. थैंक यू सर। सर ये सैचुरेशन करंट हम निकाल सकते हैं? Experimentally. ओके सर। सर इसका मैथमेटिक्स नहीं आया अभी तक। जब भी दो लाइन लिखी हुई है, क्या मतलब तुम कह रहे हो क्या सॉल्यूशन करंट निकालने का मैथमेटिक्स? यस सर। तो मैथमेटिक्स अब यहाँ पर सोचो देखो ना कि आप दिस इज नॉट पॉसिबल ना कि आपके पास जो भी ये क्या कहते हैं कैटेगरी, क्योंकि इतने सारे अब क्या है प्रोबेबिलिटीज है। एक्चुअल में थोड़ी आपके पास 100 फोटोन गिर रहे होंगे यार, है ना? यस सर। हाँ, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे, तो ये आपने थ्योरेटिकली माना कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉन भी एग्जिस्ट करता है जो कभी लूज नहीं करता, तो उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आप एग्जैक्टली आप जो एक्सपेरिमेंटली जो निकालोगे और जो थ्योरेटिकली निकालोगे उसमें ऑब्वियसली क्या होगा? डिफरेंस होगा। कोई भी आप थ्योरेटिकली चीज करते हो प्रैक्टिकल से तो डिफरेंट होगी। हाँ, आपको लमसम आइडिया देना है कि कितना में फोटोकरंट आना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको इंटेंसिटी पता है। मुझे अगर पता कि मैं इस इंटेंसिटी की अगर इस पे एनर्जी इंसिडेंट कर रहा हूं, तो मुझे इंटेंसिटी से क्या पता लग जाएगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्योंकि मैं क्या करूंगा, इंटेंसिटी क्या होगी, कितनी एनर्जी पर सेकंड इंसिडेंट हो रही है। यस। एनर्जी जो भी इंसिडेंट हो रही है, एक कोई भी आपने एरिया लिया, मान लो आपके पास कोई भी ये बीम है ना, ठीक है, आपकी कोई भी ईएम वेव रेडिएशन की बीम है, तो ये कोई एरिया ए है,
तो जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी क्या होती है कि यहाँ से कितनी एनर्जी पास हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो मान लो इसमें से अगर n नंबर ऑफ फोटॉन्स पास हो रहे हैं पर सेकंड, और हर एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी है? h mu naught h into f है ना yes sir भाई एरिया, या बोल सकते हो n h c बाय e भी हो, where n क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पासिंग पर सेकंड है ना। उस एरिया से एरिया बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी तो बढ़ जाएंगे। सदर की रेशियो क्या रहेगा भाई? एरिया डबल कर दो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी तो डबल हो गए, इंटेंसिटी भी yes तो sir इंटेंसिटी मतलब इसको भी यार सो छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लो। जो मैंने एरिया बनाया हुआ है, एक छोटा सा एरिया ले लो और देखो उस एरिया से कितनी एनर्जी पास हो रही है, और टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स को टोटल एरिया कर दो। छोटा सा एरिया लेके उसमें कितने नंबर ऑफ फोटोन्स पास रहे वो ले लो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाहते हो। इसको 100 पार्ट में तोड़ोगे तो n भी कितना हो जाएगा? n by 100, और ये Yes, sir. a by 100 तो या तो आप सिंपली नंबर ऑफ फोटोन्स कितने पास हो रहे हैं अपॉन टोटल एरिया कर दो, या फिर सिंपली ऐसे लिख लो नंबर ऑफ फोटोन्स पासिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो आपको पता होता है कि आपने किस फ्रीक्वेंसी की, है ना, किस फ्रीक्वेंसी या किस वेवलेंथ की आपने रेडिएशन भेजी है, राइट। आपको लैम्डा पता होता है, आपको एरिया पता होता है कि भाई जो बीम आप प्लेट पे गिरा रहे हो उसका एरिया कितना था, वहां से इंटेंसिटी पता है, इंटेंसिटी से आप नंबर ऑफ फोटोन्स बता सकते हो, वहां से आप रफ एस्टिमेशन दे सकते हो मैथमेटिकल कि इतना एनर्जी इतना आना चाहिए फोटो करंट। और ऑब्वियसली मुझे पता है कि किसी भी चीज की 100% एफिशिएंसी नहीं होती है। जितनी भी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है सारी एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकलते नहीं है। एफिशिएंसी बहुत कम होती है भैया, 1%, 2%, 3% ऐसी ही होती है, ओके सर, है ना। 100% एफिशिएंसी होती भी नहीं है। चलिए थैंक यू सर। अच्छा, यहाँ पर क्या है, दो तीन जो इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें पता होनी चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन एब्जॉर्ब कर पाएगा एट अ टाइम, मतलब एक फोटोन के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होगा कि भाई एक फोटोन निकला दो इलेक्ट्रॉन ने एक साथ उसको एब्जॉर्ब कर लिया, शेयरिंग ऑफ फोटोन नहीं हो रहा है, राइट। तो एक फोटोन के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, मतलब ये गिरा और इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसमें से कोई टाइम लैग नहीं है कि भैया जैसे कि आप 10 मिनट लगेंगे 15 मिनट लगेंगे। देखो वेव में क्या था, वेव क्या है, कंटिन्यूअसली एनर्जी देती रहती है। मान लो आपके इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए मान लो, तो वेव क्या है, वेव मान लो अगर वेव पर सेकंड अगर 1 एनर्जी दे रही है तो अगली सेकंड एक 1 यूनिट और देती है, अगले बार 1 यूनिट और देती है, ऐसे 10 सेकंड में वो 10 यूनिट एनर्जी देती है, इलेक्ट्रॉन निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब 1 की या 2 की या 3 की एनर्जी के ले आओ, उसको 10 दिन तक भी 20 दिन तक भी एक महीने के लिए भी रख के छोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा भाई। वेव लगातार एनर्जी देती जा रही है तो इलेक्ट्रॉन एक टाइम के बाद तो इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन कर लेना चाहिए था कि वो बाहर निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, राइट। तो अगर आप मिनिमम अमाउंट की एनर्जी लेके आओगे, चाहे नंबर ऑफ फोटोन एक ही फोटोन आया लेकिन वो भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, और जो इलेक्ट्रॉन की इंजेक्शन हो रहा है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस है, 10⁻⁹ के आसपास, मतलब नैनो सेकंड का टाइम लैग होता है, विच इज इंस्टेंटेनियस फॉर अस, राइट। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज कर दूं तो किस फैक्टर पे फर्क पड़ेगा? सैचुरेशन करंट हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, किस पे फर्क पड़ेगा अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूँ? स्टॉपिंग पोटेंशियल सर स्टॉपिंग पोटेंशियल पे तो सर क्योंकि वर्क फंक्शन कांस्टेंट ही रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल यस सर, वर्क फंक्शन कांस्टेंट रहेगा। सिंपली क्या होगा, जब करोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। यस सर। सर जरा क्वेश्चन रिपीट कर देना। भाई अगर मैंने आने वाले जो रेडिएशन है उसकी अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया तो करंट पे फर्क पड़ेगा या फिर काइनेटिक एनर्जी पे फर्क पड़ेगा? सैचुरेशन करंट पे फर्क पड़ेगा या फिर काइनेटिक एनर्जी पे फर्क पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी क्या बता रही है, फ्रीक्वेंसी सिंपली बता रही है कि इंडिविजुअल फोटोन कितनी एनर्जी कैरी कर रहा है, राइट। जितना ज्यादा
एनर्जी से आप इंसिडेंट करोगे उतना ही ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी बचेगी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के पास। यस ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही मुझे क्या अपोजिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए कि वो कलेक्टर तक ना पहुंच पाए। यस यस सर। अच्छा, और अगर मैं इंटेंसिटी चेंज कर दूं तो उससे किसी से फर्क पड़ेगा? करंट पे। करंट पे। वो काइनेटिक एनर्जी को ऐसे डाल नहीं रहे, बस वो ये बता रहे पहले 10 फोटोन इंसिडेंट हो रहे थे, अब 20 हो रहे हैं। तो पहले 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और अब 20 निकल। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हुए अगर आपने इंटेंसिटी को चेंज किया, राइट, मैं फ्रीक्वेंसी को सेम रखते हुए आपने इंटेंसिटी को चेंज किया तो आपका स्टॉपिंग तो सेम रहा, सैचुरेशन बढ़ गया, जैसे इंक्रीज किया तो बढ़ गया यहाँ भी। अच्छा, एक केस क्या, पैरेलल केस क्या था, आपने क्या किया, नंबर ऑफ फोटोन सेम रखे, इंटेंसिटी सेम रखी, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। तो सैचुरेशन सेम रहा लेकिन वर्क फंक्शन, अब सॉरी आपका ये स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया। अच्छा, मैं नंबर ऑफ फोटोन्स भी बढ़ा दूं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, तो क्या हुआ, दोनों ही इंक्रीज इंक्रीज होंगे। इंक्रीज हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या है, one photon is responsible for the emission of, for the ejection of one electron only. One photon is responsible for the ejection of one electron only. देखिए, जो PEE है, PEE, PEE बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट्स अ instantaneous process. लिया, लिखिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लिखिए, जो फ्रीक्वेंसी will change stopping potential, whereas intensity will change saturation current. Frequency will change stopping potential, why? Saturation current will change saturation current
will change sorry क्या लिखा आपने? frequency will change, stopping potential intensity will change, saturation current. फोटो करंट है और वोल्टेज है। ये देखिए, मान लो आपके पास कोई भी ग्राफ गिवन है, जब कोई करंट वोल्टेज नहीं है तो करंट यहाँ था ना, मान लो आपने कोई भी ग्राफ बना दिया ये, ठीक है, मान लो ये इंटेंसिटी I1 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, I2 greater than I1, whereas फ्रीक्वेंसी मैंने सेम रखी, तो ग्राफ कैसे बनना चाहिए? स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम रहा, ऊपर उठ जाना चाहिए। यस सर, ऊपर उठ ऊपर। ये I2 सही है। अब ये भी लॉजिक है ना कि जब कोई बैटरी नहीं थी तो फिर इसकी इंटेंसिटी ज्यादा थी, उसमें ऑब्वियसली स्टार्टिंग से करंट क्या होगा, थोड़ा ज्यादा ही है। ज्यादा होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंटेंसिटी रख रहा हूँ सेम, बट मान लो मैं फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा हूँ, ज्यादा कर रहा हूँ। अब जो ग्राफ बनना चाहिए, अब बताइए, अब जो सैचुरेशन करंट आएगा वो तो क्या आएगा, मान लो अगर एक का ग्राफ ये है, ये V1 है, दूसरे ग्राफ क्या आना चाहिए, कुछ ऐसा आना चाहिए। अब ग्राफ देख के बता सकते हो? इफ आई से ग्राफ कुछ ऐसा है, दिस इज वन एंड दिस टू। क्या बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी उसके बारे में? Intensity of one is greater than I1 Intensity of one greater greater than I2. F1 less than F. F2 greater than F2 greater than Greater F1. than F2 greater than F1. सही है। Yes sir. Yes. ग्राफ बना लो भाई। बना लिया? सर फ्रीक्वेंसी से सिर्फ एनर्जी पता चलती है ना? हाँ, यहाँ से फ्रीक्वेंसी से वो सब क्या होता है कि एक फोटोन की कितनी एनर्जी है, एंड इंटेंसिटी सिर्फ नंबर नंबर ऑफ फोटॉन्स। ओके। दोस्तों, अगर मैं कोई क्वेश्चन ग्राफ दे दूं, आपसे पूछूं कि ग्राफ प्लॉट करो फॉर अ गिवन मेटल, प्लॉट
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ है। कैसा आएगा मतलब? सर स्ट्रेट लाइन। सर स्ट्रेट लाइन आएगी पर वो फ्रीक्वेंसी के आगे से स्टार्ट होगी, 0 से नहीं स्टार्ट। ये क्या आ जाएगा? HF -5 HF -5 HF -5। तो ये पूरा क्या है? y = mx + c है। ये क्या है? यस सर, नेगेटिव y × 5। ये स्ट्रेट लाइन पर डिपेंड करता है, इसका इंटरसेप्ट तो नेगेटिव है और स्लोप पॉजिटिव है, राइट? यस Yes, sir. अच्छा, ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है ये वो वाली फ्रीक्वेंसी जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है। जब काइनेटिक एनर्जी 0 होगी फ्रीक्वेंसी ये HF किसका हो गया? वर्क फंक्शन। यस यस सर। Yes, sir. कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी कॉरस्पॉन्डिंग? Threshold. थ्रेशोल्ड। दिस इज थ्रेशोल्ड। अगर आपको ये ग्राफ गिवन हो तो ये जहाँ ये स्टार्ट हो रहा है वो हो गया आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसको अगर मैं एक्सट्रापोलेट कर दूं तो पीछे ये जहाँ भी कट कर रहा होगा वो क्या देगा आपको? उसका वर्क फंक्शन। Work function. स्लोप। स्लोप क्या है? H है। H। तो अगर मुझे किसी और मेटल का बनाना हो जिसका थ्रेशोल्ड इससे भी ज्यादा है, ये आया क्या? यस खास बात क्या है? इसका स्लोप भी क्या है? H। H ही। मतलब कभी भी आप काइनेटिक एनर्जी वर्सेस ग्राफ बनाओगे किसी भी मेटल का तो स्लोप हमेशा सबका क्या आएगा? एक यूनिवर्सल कांस्टेंट आएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट? सिमिलरली ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि ऑल्सो प्लॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। क्या आना चाहिए? थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ कर दो। स्लोप Same h/e हो जाएगा। H/e. Same ही graph Slope रहेगा। H/e. सब कुछ H/E हो जाएगा सर। यस Intercept भी C/E. इंटरसेप्ट भी चेंज। I/. सही है। मतलब अभी भी क्या है? अभी भी है तो क्या स्ट्रेट लाइन ही है? सही है। ये अभी भी कौन सी फ्रीक्वेंसी है? थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड भाई, और थ्रेशोल्ड होगा, थ्रेशोल्ड से ग्राफ बन रहा है भाई। V0 को 0 कर दो, इजी कट गया। HF/5 ये थ्रेशोल्ड है। ये पॉइंट पर ये बस ये पॉइंट क्या है? 5/5। तो किसी भी मेटल के लिए बनाओगे ये ग्राफ का स्लोप हमेशा क्या आएगा? सबका ग्राफ का स्लोप सेम ही आएगा, n इक्वल टू सबका ग्राफ का स्लोप एक ही जैसा आएगा, n इक्वल्स टू h/e। तो अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस f ग्राफ दे दिया जाए तो उसको एक्सट्रापोलेट कर दो, जहां भी कट करेगा वो जहां भी कट करेगा उसको अगर e से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली क्या मिल जाएगा आपको? वर्क फंक्शन। और अगर काइनेटिक एनर्जी ग्राफ भी बना है तो डायरेक्टली h5 आपको वर्क फंक्शन दे ही रहा है। जहां ये कट कर रहा है फ्रीक्वेंसी के एक्सिस को वो आपको देगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ग्राफ पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आ सकता है तो ग्राफ को देख के आप वर्क फंक्शन भी निकाल सकते हो, ग्राफ को देख के आप थ्रेशोल्ड भी निकाल सकते हो, फिर तो आप इंसिडेंट लाइट की एनर्जी निकाल सकते हो। आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता लग गई या वर्क फंक्शन आपको पता लग गया, राइट?
यस सर। यस सर। मतलब कोई डेटा दी जाएगी, इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट हुई है, मान लो आपको दे दिया है कोई डेटा, आपको ये डेटा दे दिया है, तो अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी निकालने के बाद आप टोटल इंसिडेंट एनर्जी भी निकाल सकते हो। चलिए, मतलब कोई ग्राफ दे दिया तो उस पर कुछ ना कुछ वेरिएशन देंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। चलिए, एक ऑलरेडी पहले आईआईटी का भी क्वेश्चन आया हुआ है कि भैया आपके पास दो मेटल्स हैं, दोनों के लिए आपने काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ प्लॉट किया, दोनों के स्लोप को कंपेयर करना, दोनों का वर्क फंक्शन अलग अलग दिया हुआ था। जब वर्क फंक्शन अलग अलग देने से क्या फर्क पड़ता है, स्लोप तो हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। और वो एक ऑप्शन था इक्वल है, वो भी ठीक था, और एक ऑप्शन आया था कि दैट स्लोप इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, वो भी ट्रू है, राइट। स्लोप h आता ना, प्लैंक कांस्टेंट। यस यस सर। ठीक है, तो क्लास अपन यहीं से आगे नेक्स्ट क्लास में कुछ एक दो प्रॉब्लम्स ट्राई करते हैं। इस पे मैं ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं करूंगा क्योंकि ये सिंपली क्या है, किस पे बेस्ड है, इन्हीं क्वेश्चन पे बेस्ड है। मैं बार बार ये क्वेश्चन दे दूंगा, जो एनर्जी आई, ये वर्क फंक्शन था, बताओ इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है। ये मैक्सिमम एनर्जी निकाल लोगे तो उसको मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल से कंपेयर कर दूंगा, बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। ये पूछ लूंगा जो इलेक्ट्रॉन निकला, राइट, यस निकल रहे, उन सब इलेक्ट्रॉन्स को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर दिया परपेंडिकुलरली, तो मैक्सिमम रेडियस इतनी थी, तो बताओ ये एनर्जी कितनी थी। अच्छा बताओ मैक्सिमम रेडियस का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में फेंकोगे तो मैक्सिमम रेडियस का फॉर्म में क्या होता है, mv by क्यूबी। mu क्या चले आप, √2km। यस जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा रेडियस। यस तो आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पता लग गई भाई, रेडियस होती है mv होता है √2km। ये मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पता लग गई। यस पता लग गया तो आपको ऑब्वियसली सब मतलब बाकी सब फैक्टर पता लग गए। तो ये सब क्वेश्चन है, ट्राई करोगे तो अपने आप बहुत आसानी से बनते जाएंगे, इसमें कुछ कोई भी मतलब ऐसा घुमावदार है, कोई भी इस तरह से कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है। ऑलराइट सर, ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो गया? हाँ, बस एक दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कराऊंगा मैं और बस। अच्छा ओके सर। है ना, न्यूमेरिकल आप खुद मैं बता अगेन बता रहा हूँ, डेटा अगर आपने एटॉमिक के क्वेश्चन लगाए होंगे तो आपको समझ आ कि उसमें भी सब क्या डेटा बेस्ड है, उसमें कुछ अलग से कोई नई चीज थी नहीं। वैसे यहाँ पे सिंपली क्या डेटा बेस्ड है और कुछ है ही नहीं। यस सर। चलिए।